हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हेलो अध्यापक। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर के बारे में। स्टार्ट करने से पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना न भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर। यदि बारिश नहीं होगी तो बड़े बड़े समुद्र भी सूख सकते हैं। तिरुक्कुरल। गर्मी की एक दोपहर आवी और थिरव शिकंजी पी रहे थे। शिकंजी में बर्फ देखकर थिरव ने सोचा, बर्फ सॉलिड होती है और हाथों में पकड़ी जा सकती है, लेकिन पानी को पकड़ना मुश्किल होता है, तो ये दोनों अलग सब्सटेंस हैं। लेकिन आवी ने कहा, नहीं, बर्फ और पानी एक ही सब्सटेंस के दो फॉर्म्स हैं। आवी के विचार थिरव से अलग हैं। आप क्या सोचते हैं? वे ऐसा क्यों सोचते हैं? हम पानी को रेफ्रिजरेटर के अंदर फ्रीजर में रखते हैं और जांचते हैं कि क्या यह बर्फ में चेंज होता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि जब पानी को फ्रीजर में रखते हैं यह बर्फ में चेंज हो जाता है, पर शायद फ्रीजर के अंदर बर्फ में कुछ मिल जाता होगा। क्या आपको लगता है कि थिरव सही है? आप इसकी जांच कैसे कर सकते हैं? एक्टिविटी 8.1 लेट अस ऑब्जर्व। एक गिलास में बर्फ का टुकड़ा रखें। देखें कि बर्फ धीरे धीरे पिघलकर पानी बन जाती है। इन ऑब्जर्वेशन से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? क्या इसका यह मतलब है कि बर्फ व पानी एक ही सब्सटेंस है? हाँ, बर्फ और पानी एक ही सब्सटेंस है। ये एक ही सब्सटेंस के दो फॉर्म्स हैं जिन्हें स्टेट्स कहते हैं। बर्फ सॉलिड है और बहती नहीं है। पानी लिक्विड है और बहता है। 8.1 इन्वेस्टिगेटिंग वाटर्स डिसअपियरिंग एक्ट। एक दिन बारिश के बाद आवी और थिरव ने देखा कि खेल के मैदान में कई गड्ढों में पानी भरा है। शाम को जब वे खेलने गए तो कुछ गड्ढों में पानी कम हो गया था। आपने भी ऐसा देखा है? पानी कहाँ जाता है? थिरव ने सोचा, शायद मिट्टी ने पानी सोख लिया। आपने पानी को और कहाँ गायब होते देखा है? क्या आप कोई पॉसिबल रीजन सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों होता होगा? आपने देखा होगा कि बर्तन धोने के कुछ समय बाद बर्तनों की सतह पर बचा हुआ पानी सूख जाता है। क्या आपके द्वारा पहले सोचा गया कारण इस स्थिति में भी पानी के गायब होने की एक्सप्लेन करता है? आवी सोच रही थी कि बर्तनों की सतह से पानी रिस गया होगा। थिरव सोचता है कि बर्तनों की सतह से पानी नहीं रिसता है। एक एक्टिविटी की फॉर्म्स रेखा बनाएं और जांचें कि किसका कथन सही है। एक्टिविटी 8.2 लेट अस इन्वेस्टिगेट। पिक्चर 8.1 में स्टील की एक प्लेट या थाली में एक चम्मच पानी लें। देखें कि पानी प्लेट के दूसरी ओर रिसता है या नहीं। इसे रेगुलर इंटरवल्स पर तब तक देखते रहें जब तक पानी पूरी तरह से गायब न हो जाए। आप क्या अनुमान लगाते हैं? क्या यह एक्टिविटी इस कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि स्टील की प्लेट से पानी नहीं रिसता है? यदि स्टील की प्लेट से पानी नहीं रिसता है तो फिर पानी कहाँ गया? यह पानी गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, जिसे वाटर वेपोर कहते हैं। वाटर वेपोर पानी की दूसरी स्टेट है। आइए एक और ऑब्जर्वेशन के बारे में सोचें, जहां आप देखते हैं कि पानी गायब हो रहा है। जब हम डोसा बनाते हैं तब हम गर्म तवे पर पानी छिड़कते हैं और पानी गायब हो जाता है। यह कहाँ जाता है? गर्म तवे पर जो पानी छिड़का जाता है वह स्टीम बन जाता है। स्टीम वास्तव में वाटर वेपोर है, जिसका कुछ भाग पानी की बूंदों में चेंज हो जाता है। पानी के वेपोर स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को इवैपोरेशन कहते हैं। इवैपोरेशन की प्रोसेस कमरे के सामान्य टेम्परेचर पर भी लगातार होती रहती है। क्या आप इवैपोरेशन के अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? गीले कपड़े, पोंछा लगे फर्श और शरीर के पसीने का सूखना इसके कुछ अन्य उदाहरण हैं। अब आप क्या सोचते हैं, गड्ढों से पानी के गायब होने का क्या कारण है? क्या यह क जमीन में पानी के रिसाव के कारण है, ख पानी के इवैपोरेशन के कारण है, या ग इन दोनों के कारण है? जैसे ही आप अपने हाथों पर हैंड सैनिटाइजर मलते हैं वह गायब हो जाता है। इसका क्या होता है? वास्तव में वाटर वेपोर अदृश्य होती है, लेकिन स्टीम में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति इसे विजिबल बनाती है। 8.2 अनदर मिस्ट्री। अगले दिन आवी, थिरव और उनके मित्र शिकंजी बनाने का फैसला करते हैं। तैयारी के दौरान वे कांच के गिलास में ठंडा पानी लेते हैं
और उसमें बर्फ के टुकड़े डालते हैं। कुछ मिनटों के बाद उन्हें कांच के गिलास की आउटर सरफेस पर कुछ एक्साइटिंग दिखाई देता है। यह क्या है? आइए ऐसा ही एक्टिविटी स्वयं करके पता लगाएं। एक्टिविटी 8.3 लेट अस एक्सपेरिमेंट। एक कांच के गिलास में ठंडा पानी लें। पिक्चर 8.2 में दिखाए गए पिक्चर के अनुसार इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालें। इसे 5 मिनट तक बिना हिलाए डुलाए रखें और इसका ऑब्जर्वेशन करें। अपने ऑब्जर्वेशंस और मन में उठने वाले क्वेश्चन को टेबल 8.1 में अंकित करें। आप कांच के गिलास की बाहरी सतह छूकर पता लगा सकते हैं कि क्या यहाँ कोई चेंज हुआ है। यहाँ आपके कई ऑब्जर्वेशन और प्रश्न हो सकते हैं। आवी ने ऑब्जर्वेशन किया कि कांच के गिलास की बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदें दिखाई दे रही हैं। शुरू में पानी की छोटी बूंदें जमा होती हैं और ये बूंदें साथ मिलकर बड़ी बूंदों का निर्माण करती हैं। आप इस प्रोसेस को मेटल कंटेनर के साथ भी करके देख सकते हैं। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि पानी की बूंदें कहाँ से आ गई। कांच के गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदों की उपस्थिति को समझाते हुए उसके संभावित कारण बताएं। इस विषय पर आपके पास भी कई पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। आप दूसरों के कारणों से सहमत और असहमत हो सकते हैं। आवी और थिरव ने भी कई संभावित कारणों पर चर्चा की। मुझे लगता है कि कांच के गिलास से कुछ पानी रिस गया होगा। नहीं, यह रिस नहीं सकता। कांच के गिलास में पानी का लेवल कम नहीं हुआ है। यह कम हुआ होगा परंतु इतना भी नहीं हुआ होगा कि देखा जा सके। एक टॉल एंड नैरो बॉटल में पानी के लेवल में हुआ मामूली चेंज भी दिख जाता है। रूम टेम्परेचर पर हम किसी और गिलास में पानी ले सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कहीं पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा है। आपने पौधों पर ओस की बूंदें देखी होंगी। हमें सुबह के समय उसकी बूंदें अधिक क्यों दिखाई देती हैं? जब हम आधे भरे बर्तन में पानी उबालकर उसे स्टील की प्लेट से ढक देते हैं तो पानी की कुछ बूंदें प्लेट की इनर साइड पर जमा हो जाती हैं। ये पानी की बूंदें कहाँ से आती हैं? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? जब एयर में प्रेजेंट वाटर वेपोर ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो पानी की बूंदें बनती हैं। वाटर वेपोर के लिक्विड स्टेट में चेंज होना कंडेंसेशन कहलाती है। पानी के कंडेंसेशन की प्रोसेस को समझने के बाद एक्टिविटी 8.3 पर पुनः विचार करें। क्या एक्टिविटी 8.3 में कांच के गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देने वाला पानी भी कंडेंसेशन के कारण हो सकता है? एयर में वाटर वेपोर की मात्रा को ह्यूमिडिटी भी कहा जाता है। आपके क्षेत्र के डेली ह्यूमिडिटी डेटा को समाचार पत्रों और अन्य सोर्सेज में बताया जाता है। एक वर्ष के आंकड़े संकलित करें और यदि कोई पैटर्न है तो उसका अध्ययन करें। 8.3 What are the different states of water? पानी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी तीनों स्टेट्स हमारे डेली लाइफ में देखी जा सकती हैं। सॉलिड स्टेट में यह बर्फ के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। गर्म करने पर बर्फ पिघलकर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है और अधिक गर्म करने पर पानी अपनी गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में पानी की प्रॉपर्टीज में क्या क्या अंतर हैं? आइस, सॉलिड स्टेट अपना शेप बनाकर रखती है चाहे उसे किसी भी कंटेनर में रखा जाए, जबकि पानी उसी कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें उसे डाला जाता है। बर्फ ना बहती है और फैलती भी नहीं है। वाटर, लिक्विड स्टेट बहता है और अपना शेप बदलता है। पानी का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। यह जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का शेप ले लेता है, लेकिन पानी का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। क्या पानी में भी फैलने की प्रॉपर्टी होता है? हाँ, पानी में वॉल्यूम डेफिनेट होते हुए भी फैलने की प्रॉपर्टी होता है। वाटर वेपोर, गैसियस स्टेट एंटायर अवेलेबल स्पेस में फैल जाने की प्रॉपर्टी प्रदर्शित करती है। गैस की डेफिनेट शेप नहीं होती है। वाटर वेपोर रूम टेम्परेचर पर भी प्रेजेंट रहती है, बस यह हमें दिखती नहीं है। यह हमारे आसपास की एयर में प्रेजेंट है। कपड़े सुखाने या फर्श पर पोंछा लगाने जैसी एक्टिविटीज से इवैपोरेट होने वाला पानी हमारे चारों ओर की एयर के वाटर वेपोर में योगदान देता है। अब आप पानी की 3 स्टेट्स से परिचित हो चुके हैं। कुछ अन्य सब्सटेंस भी इन स्टेट्स को प्रदर्शित करते हैं, जैसे तेल और घी। आइए सॉलिड, लिक्विड और गैस के कुछ और एग्जाम्पल्स देखें। अपने आसपास देखें और सॉलिड सब्सटेंसेस के कुछ उदाहरण खोजें। सॉलिड सब्सटेंसेस के कुछ उदाहरण पत्थर, लकड़ी और बर्तन भी हो सकते हैं।
लिक्विड सब्सटेंसेस के अन्य उदाहरण क्या हैं जो आप सोच सकते हैं? यहाँ 2 उदाहरण हैं, दूध और तेल। 5 अन्य उदाहरणों के बारे में सोचें। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आप रसोई घर में प्रवेश किए बिना भी खाना पकने की स्मेल को फील कर सकते हैं? यह स्मेल हम तक कैसे पहुंचती है? ऐसा इसलिए है कि स्वादिष्ट खाना पकने की स्मेल एयर के थ्रू फैलती है और हमारी नाक तक पहुंचती है, भले ही हम किचन में न हों। 8.4 हाउ कैन वी चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर? अब तक हम यह जान चुके हैं कि पानी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है। आप पानी की स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर (AWG) मशीनें पीने योग्य पानी बनाने के लिए ह्यूमिड एयर से पानी इकट्ठा करती हैं। यह कार्य एयर को ठंडा कर वाटर वेपोर के कंडेंसेशन के माध्यम से किया जाता है। यह प्रोसेस बर्फ के ठंडे पानी से भरे कांच के गिलास के बाहर पानी की बूंदों के बनने के समान है। आप बर्फ को तुरंत उसकी लिक्विड स्टेट अर्थात पानी में कैसे चेंज कर सकते हैं? यदि हमें बर्फ को पानी और पानी को वाटर वेपोर में चेंज करना है तो हमें हीट देनी होगी। यदि हमें पानी को बर्फ में चेंज करना है तो क्या करना होगा? पानी को ठंडे वातावरण जैसे कि फ्रीजर में रखकर ऐसा किया जा सकता है। पानी जम जाता है और बर्फ में चेंज हो जाता है। बर्फ बाहर निकालने पर पिघल जाती है और पानी में चेंज हो जाती है। क्या आप पानी के अलावा अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाते हैं? कैंडल, जो वैक्स से बनती है, इसका एक उदाहरण है। हम कैंडल के वैक्स को लिक्विड स्टेट में कैसे बदल सकते हैं? हम लिक्विड वैक्स को सॉलिड में कैसे बदल सकते हैं? हमें लिक्विड वैक्स को सॉलिड में बदलने के लिए उसे ठंडा करना होगा। आपने अन्य कौन से लिक्विड सब्सटेंस देखे हैं जो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं? क्या आपने सर्दियों में नारियल के तेल को सॉलिड स्टेट में चेंज होते देखा है? अतः हम देख सकते हैं कि पानी व अन्य सब्सटेंस गर्म व ठंडा करने पर अपनी स्टेट बदल लेते हैं। सॉलिड के लिक्विड स्टेट में चेंज होने के प्रक्रम को मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड के सॉलिड स्टेट में चेंज होने के प्रोसेस को फ्रीजिंग कहते हैं। 8.5 हाउ कैन वाटर बी इवेपोरेटेड फास्टर और स्लोअर? सेक्शन 8.1 में हमने इवेपोरेशन के बारे में सीखा। आइए अब इसे और अधिक जानें। अपने आसपास ऑब्जर्व करें। वे कौन सी कंडीशंस हैं जो प्रभावित करती हैं कि पानी कितनी फास्ट से इवेपोरेट होगा? ठंडे दिन की तुलना में गर्म दिन में आप इवेपोरेशन में क्या अंतर देखते हैं? इस विषय में अपने मित्रों से चर्चा करें। निम्नलिखित शब्द चर्चा में आपकी सहायता कर सकते हैं: पंखा, कपड़े सूखना, पसीना आना, तीव्र हवाओं वाला दिन, गर्म दिन, बरसात का दिन। यदि आप प्लेट में पानी फैलाते हैं तो वह एयर के संपर्क में अधिक आता है, इसलिए इसका इवेपोरेशन फास्ट होता है। यदि उपर्युक्त एक्टिविटी में पानी के स्थान पर दूध लिया जाए तो क्या होगा? एक्टिविटी 8.8 लेट अस एक्सप्लोर। 2 समान बोतलों के ढक्कन लें। दोनों में समान मात्रा में पानी भरें। एक ढक्कन को सूर्य के प्रकाश में रखें और दूसरे को छाया वाले स्थान में रखें, जैसा कि पिक्चर 8.6 में दर्शाया गया है। प्रत्येक 15 मिनट के बाद दोनों ढक्कनों का ऑब्जर्वेशन करें। हर केस में पानी के पूरी तरह से इवेपोरेट होने में लगने वाला समय नोट करें। आप इस गतिविधि को किसी हवा वाले दिन या बरसात वाले दिन दोहराएं और अपने ऑब्जर्वेशन अंकित करें। एक्टिविटी 8.8 और सिमिलर एक्सपीरियंसेस से आप क्या कंक्लूजन निकालते हैं? छाया वाले स्थान में रखे ढक्कन की तुलना में सनलाइट में रखे हुए ढक्कन से पानी इवेपोरेट जल्दी हो जाता है। प्रायः तेज धूप वाले दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्या तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूखते हैं या धीमी गति से? प्रायः यह देखा गया है कि तेज हवा वाले दिन कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। हवा की गति बढ़ने से पानी इवेपोरेशन फास्ट होता है। बरसात के दिनों में एयर में वाटर वेपोर की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बरसात के दिन ज्यादा ह्यूमिड होते हैं। यह भी प्रायः देखा गया है कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं। बरसात के दिन पानी धीरे धीरे इवेपोरेट होता है। यदि एयर में पानी की मात्रा पहले से ही अधिक है, ह्यूमिडिटी, तो पानी स्लोली इवेपोरेट होता है। यदि आप बरसात के दिन अपने कपड़े सुखाना चाहते हैं तो आप इन्हें तेजी से कैसे सुखा सकते हैं? 8.6 कूलिंग इफेक्ट।
आवी की माँ ने पीने का पानी रखने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन की जगह मिट्टी का मटका खरीदा है। विद्यालय से लौटने पर आवी ने मिट्टी के मटके पर ध्यान दिया और उसमें से पानी पिया। पानी पीकर आवी आश्चर्य व्यक्त करती है और पूछती है कि मिट्टी के मटके में पानी इतना ठंडा क्यों है। मैंने पानी को स्टेनलेस स्टील के बर्तन में कभी ठंडा होते नहीं पाया। आपके विचार में इसका क्या कारण है? पानी बर्तन की सतह से बाहर रिसता है और इवेपोरेट हो जाता है, जिससे पानी पर कूलिंग इफेक्ट पड़ता है। कूलिंग इफेक्ट के अन्य उदाहरण क्या हैं? गर्मियों में फर्श और छत को ठंडा करने के लिए उन पर पानी का छिड़काव इसका एक अन्य उदाहरण है। अब मैं समझ सकती हूँ कि पंखे के नीचे बैठने से हमें ठंडक क्यों अनुभव होती है। पंखे की हवा पसीने को इवेपोरेट करती है और हमें ठंडा अनुभव करने में मदद करती है। जब आप अपने हाथों पर सैनिटाइजर लगाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? आइए कूलिंग इफेक्ट को समझने के लिए एक्टिविटी 8.9 करें और एक सरल व बिजली मुक्त गमला पॉट इन पॉट कूलर का मॉडल बनाएं। एक्टिविटी 8.9 लेट अस मेक अ मॉडल। डिफरेंट साइजेस के 2 मिट्टी के गमले लें। बड़े गमले के निचले हिस्से को रेत की एक परत से भरें। जैसा कि पिक्चर 8.7 में दर्शाया गया है, छोटे गमले को बड़े गमले के बीच में रखें। गमलों के बीच के खाली जगह में और अधिक रेत भरें। रेत वाले क्षेत्र में पानी डालें। छोटे गमले का शीर्ष ढकने के लिए ढक्कन या गीली जूट की बोरी रखें। जब पॉट एंड पॉट कूलर तैयार हो जाए तो आप उसका पिक्चर भी बना सकते हैं। गमलों के पॉट एंड पॉट कूलर को ठंडा होने के लिए 4-5 घंटे का समय दें। यह समय सीमा कई स्थितियों से प्रभावित हो सकती है। ऑब्जर्वेशन कर चर्चा करें कि किस प्रकार से गमलों के अंदर कूलिंग इफेक्ट पैदा होता है। कूलर में रखे फलों और सागभाजी की ताजगी की जांच के लिए उनका 1 सप्ताह तक प्रतिदिन ऑब्जर्वेशन कीजिए। रेत नम रखने के लिए आपको नियमित रूप से उसमें पानी का छिड़काव करना होगा। इसमें साग और फलों को कितने दिनों तक ताजा रखा जा सकता है? वह कौन सी स्थितियां होंगी जो इन दिनों की संख्या को प्रभावित कर सकती हैं? बेहतर कूलिंग के लिए हम रेत के स्थान पर और क्या प्रयोग कर सकते हैं? आप सभी इस अनोखे मिट्टी के कंटेनर से परिचित होंगे जिसे सुराही कहा जाता है। पिक्चर 8.8। गर्मियों में सुराही का उपयोग पानी ठंडा रखने के लिए किया जाता है। 8.7 हाउ डू क्लाउड्स गिव अस रेन? कंडेंसेशन पानी को पृथ्वी की सतह पर वापस लाने के प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यह कैसे होता है? जैसे जैसे हवा अर्थ सरफेस से ऊपर उठती है तो ये ठंडी होती जाती है। एक ऊंचाई पर एयर इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें प्रेजेंट वाटर वेपोर छोटी छोटी पानी की बूंदों में चेंज हो जाती है, जो आमतौर पर डस्ट पार्टिकल्स के आसपास बनती हैं। ये छोटी ड्रॉपलेट्स एयर में तैरती रहती हैं और बादल के फॉर्म्स में दिखाई देती हैं। बहुत सी ड्रॉपलेट्स आपस में मिलकर पानी की बड़ी बूंदें बनाती हैं। इनमें से कुछ बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वे नीचे गिरने लगती हैं। इन गिरती हुई बूंदों को ही हम रेन कहते हैं। स्पेशल कंडीशंस में ये ओले या हिम के फॉर्म्स में भी गिर सकती हैं। वाटर वेपोर वाली एयर एटमॉस्फेयर में ऊपर क्यों जाती है? जैसा कि हम जानते हैं, हल्की गैसों से भरे गुब्बारे एयर में ऊपर जाते हैं। इसी प्रकार वाटर वेपोर एयर से हल्की होती है, जिसके कारण यह ऊपर उठती है। पानी महासागरों और पृथ्वी की सतह से वाटर वेपोर के फॉर्म्स में इवेपोरेट होकर हवा में जाता है और रेन, हेल तथा स्नो के फॉर्म्स में वापस लौटता है और अंत में बहकर ओशंस में चला जाता है। पानी के इस प्रकार सर्कुलेशन को वाटर साइकिल कहते हैं। अर्थ पर अवेलेबल वाटर का केवल एक छोटा सा भाग ही पौधों, जानवरों व मनुष्यों के उपयोग के लायक है। अधिकांश पानी महासागरों में है और इसका उपयोग सीधे तौर पर नहीं किया जा सकता है। हम पानी का उपयोग पीने के साथ साथ अन्य कई एक्टिविटीज के लिए भी करते हैं। बढ़ती जनसंख्या के साथ पानी का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। पानी की बढ़ती मांग के कारण विश्व के कई भागों में पानी की कमी हो रही है। अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम सभी पानी का बुद्धिमानी से उपयोग करें और इसे व्यर्थ होने से बचाएं। आइए हम अपने वाटर सोर्सेज को पोल्यूशन फ्री रखें। आप नेचर्स ट्रेजर्स चैप्टर में पानी और उसके कंजर्वेशन के विषय में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अभी इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।
वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए। अपना ध्यान रखिए, मम्मी पापा का कहना मानिए। जब भी कोई जरूरत हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द बेस्ट।